दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग एमसीक्यू का सेट लगा रहे थे जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते थे। आज इस सेट के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप इस 20 क्वेश्चन को बनाइए। यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो कमेंट करके उत्तर दीजिए। यदि उत्तर नहीं पता है तो जो डिटेल से मैं बताता हूँ उसे देखकर सुनकर और समझने की कोशिश कीजिए। आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑलमोस्ट इसी लेवल का और इसी प्रकृति का रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान, भारतीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेवा का निर्धारण जो है वो तो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है, पर इनके लिए जो परीक्षा होता है और जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखानुदान कब पारित किया जाता है? देखिए, ये बजट से संबंधित चीज़ है, वोट ऑन अकाउंट इसे बोलते हैं। यहाँ लेखानुदान कब पारित किया जाता है? तो लेखानुदान क्या होता है? बजट पास होने से पहले सरकार को कुछ अपने व्यय के लिए पैसा निकालना होता है, बजट वाले मद से ही। तो वो जो पैसा निकाला जाता है उसे ही लेखानुदान कहते हैं। तो ये पारित कब होता है? तो ये आम बहस के बाद पारित होता है। अब जो बजट पास होता है तो बजट पास होने के 6 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है आम बहस। आम बहस के बाद बजट के सारी चीज़ों को विभागीय समितियों के पास भेज दिया जाता है जांच के लिए। उसके बाद चौथे लेवल पे क्या होता है कि अनुदान की मांगों पर मतदान करवाया जाता है लोकसभा में। फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और फिर वित्त विधेयक पारित होता है, और वित्त विधेयक पारित होने का मतलब होता है कि बजट पास हो गया। तो इसमें जो दूसरा स्टेप है आम बहस होने के बाद लेखानुदान के माध्यम से सरकार बजट के मद से आने वाले समय में होने वाले व्यय के लिए पैसा निकाल सकती है। और ये पैसा जो निकाला जाएगा तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए निकाला जाएगा? तो जब तक बजट पास नहीं हो जाता है उस बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें खर्च करने के लिए ये पैसा निकाला जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 जो है इसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है जिसके द्वारा बजट पास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर डी हो जाएगा। जब भी बजट शब्द यूज होगा तो उत्तर डी हो जाएगा। यदि बजट शब्द न यूज करके वार्षिक वित्तीय विवरण यूज किया जाएगा तो उस केस में आंसर हमारा बी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं लग गया है। बीपीएससी में ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं जब नहीं लगा रहता है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिफारिश राज्यसभा कर सकती है। उस सिफारिश को माना जाए या न माना जाए ये लोकसभा पे निर्भर करता है। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा न तो धन विधेयक में कोई संशोधन कर सकती है न ही उसे अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ उस पर सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि धन विधेयक अधिकतम 14 दिनों तक ही राज्यसभा में रह सकता है। डी क्या है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, संशोधन नहीं कर सकती है। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 ये सही सुमेलित है। धन विधेयक, इसके बारे में अनुच्छेद 110 में कहा गया है, बिल्कुल सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण अभी हमने देख लिया कि अनुच्छेद 112 में कहा गया है, ये सही है। भारत की आकस्मिकता निधि, इसके बारे में अनुच्छेद 265 में नहीं, अनुच्छेद 267 में कहा गया है। तो ये हमारा जो है सो सही सुमेलित नहीं है। आकस्मिकता निधि के बारे में संविधान के अनुच्छेद 267 में कहा गया है और यह निधि जो है वह राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इससे अग्रिम पैसा निकाला जा सकता है और जब अग्रिम पैसा निकाला जाता है तो उस समय संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। लेकिन जब पैसा निकल जाएगा, व्यय हो जाएगा, तो उसके बाद संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना रहेगा तो उसके लिए पहले संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ फिर से नहीं आ गया। अब देखते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कहाँ पे है? तो वो अनुच्छेद 213 में है। यह संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति जब चाहे वह अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव की शुरुआत की गई? तो ये चुनाव की शुरुआत जो है सो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा की गई। ठीक है, इसके द्वारा विधान परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति शुरू हो गई और ये जो नियुक्ति होती थी ना, ये नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से होती थी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत इस चीज़ को सिखों के लिए बढ़ा दिया गया। सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए, मतलब एंग्लो इंडियन के लिए भी इन चीज़ों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। इसका उत्तर क्या होगा ये आप लोगों ने देख लिया। क्या उत्तर होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। अब देखिए, भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। यही संघीय प्रणाली है। कहाँ से अपनाया गया था? कनाडा से अपनाया गया था। संघीय शासन व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो होती है लिखित संविधान का होना। दूसरी बात होती है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण की बात। न्यायपालिका के स्वतंत्रता की बात होती है। द्विसदनीय विधायिका होती है। संविधान की सर्वोच्चता होती है। लिख लीजिएगा ये सारी बातों को। ठीक है, और इसके अंतर्गत कठोर संविधान बनाया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है ये संघीय शासन व्यवस्था की कोई विशेषता नहीं है। तो यहाँ विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? इसका गठन प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर होता है, बिल्कुल सही है। यह करों से हुई प्राप्तियों को केंद्र एवं राज्यों के वितरण की अनुशंसा करता है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 280 में कहा गया है। तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में कहा गया है, ये भी सही है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है, नहीं,
इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है तो ये उत्तर सी हो जाएगा। सरकार वित्त आयोग के सलाह को माने या न माने ये सरकार के ऊपर है। वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, जरा ये यदि आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं तो कमेंट करके जरा बताइए कि कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, सीएजी जो है, सीएजी के बारे में अनुच्छेद 148 में कहा गया है। ठीक है, और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली की संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? पहले ही हमने चर्चा कर लिया है कि ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद में परिवर्तन किया गया था और विभिन्न मामलों के लिए अलग अलग विभाग का गठन पहली बार किया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था? अलग विभाग। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं नहीं थी? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी, ये बात भी सही है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो यही डी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो भारतीय संघ जो है, इस कहने का मतलब क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की बात हो रही है। तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है। ठीक है, कहाँ से जरा बताइए तो आप लोग। ये लिया गया था कनाडा से। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? ठीक है, ये अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ हमारा उत्तर है बी। राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही अनुदान की मांग की जाती है। अनुदान की मांग मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है तथा इस पर मतदान जो है वो केवल लोकसभा में होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस पे मतदान जो है वो लोकसभा में होगा। अनुदान की मांग पे राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो 42वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये ध्यान में रखिएगा, ये बराबर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? तो ये बेहद आसान सवाल है, सब लोग इसका उत्तर जानते हैं कि ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसके बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है? तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो ये 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन आया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी से लेकर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये दल बदल विरोधी सवाल अभी तक न पूछा गया हो। और आज के समय में ये दल बदल की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, इस वजह से इसको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
किससे व्यादेशित है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण इसके बारे में कहाँ पे कहा गया है? तो ये डीपीएसपी में कहा गया है, डीपीएसपी में कहा गया है। बेहद आसान सवाल है, पहले भी पुराने वीडियो में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, योजना आयोग द्वारा नहीं, उद्योग विभाग द्वारा नहीं, वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा ही जो है सो आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रकाशित किया जाता है। और इसी के द्वारा बजट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वो भी बनाया जाता है। तो ठीक है, वित्त आयोग न रह के यदि आर्थिक कार्य विभाग रहे तो हड़बड़ाना नहीं है, यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, कब बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, जरूरी नहीं है। इसका उत्तर जो है वो है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, और इसके बारे में आर्टिकल 253 में कहा गया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि संघ चाहे तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार को अंजाम देने के लिए भारत के किसी भी राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, इसके लिए संघ को यानी भारत सरकार को राज्य से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि से। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखना है सिर्फ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो ये पेंशन जो है ये भारत की समेकित निधि से दिया जाता है। बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हमने देख लिया। यदि आप लोग सच में वीडियो को सुन रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने प्रश्नों को इसमें हल कर पा रहे हैं और कहाँ किस प्रश्न में दिक्कत आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।